हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज इन एक्शन। इससे पहले पार्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ की। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट पढ़े थे और उन कंपोनेंट का अपना अपना फंक्शन पढ़ा था। अब देखो, इसी पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी एक सेल तक ही बनी होती है, जितने ही फंक्शन होते हैं उसी सिंगल सेल के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ सेल तक बनी नहीं होती है, उनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक बनी होती है, या ऑर्गन तक बनी होगी या फिर टिश्यू लेवल तक बनी होगी। तो आज हमें इस सेल से एक और स्टेप आगे बढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि कैसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब देखो, अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन की बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक बनी होती है। मीन्स बॉडी में हर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो अब देखो ये कैसे बने हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ग्रुप ऑफ टिश्यू ने ऑर्गन का फॉर्मेशन किया और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया। तब जाके ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। तो आज हमें यहाँ पे टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन की बॉडी में जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे तब जाके टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं डिफरेंट टिश्यू बनाएंगे और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू आपको दिख रहे हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, दोनों का अपना अपना काम है और ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, किससे बने होगा? ग्रुप ऑफ मसल सेल से बना होगा और काम इनका क्या होगा? मूवमेंट में हेल्प करना होगा। नेक्स्ट देखो एपिथेलियल टिश्यू, किससे बना होगा? ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल से, और फंक्शन इनका क्या होगा? प्रोटेक्शन करना होता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, डिफरेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आउटर कवरिंग की तरह काम करता है। नेक्स्ट आप देखो नर्वस टिश्यू, जो डिफरेंट नर्वस सेल से बना होगा, जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू, जिनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ग्रुप ऑफ सेल से बने होंगे। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे प्लांट टिश्यू में, देखो प्लांट टिश्यू में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू आपको देख रहे हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जिनका काम क्या होता है? जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। तो इस तरीके से डिफरेंट टिश्यू एक ऑर्गेनिज्म बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही आज हमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है टिश्यूज। क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या कर रहे हैं, जिनका सिमिलर शेप होगा और जिनका अपना फंक्शन होगा सेम, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे और इस तरीके से साथ में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ मस्कुलर मसल सेल मिलके मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रुप ऑफ नर्वस सेल मिलके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जिनका अपना क्या होगा? पर्टिकुलर फंक्शन होगा। मींस सिग्नल्स को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है नर्वस टिश्यू का। तो ये है टिश्यू की डेफिनेशन। अब देखो वही हमें पढ़ना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। देखो होता क्या है, हमने पढ़ा था ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहले कौन सा सेल बनता है? जाइगोट बनता है। मतलब एक ह्यूमन का जब फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले बॉडी का जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो यही जाइगोट में सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और सेल्स बनते जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन करने का। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके
ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेंगे और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। अभी मैंने बोला जैसे ऑर्गन जैसे माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे नोज है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं, इस तरीके से ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही हार्ट, ब्लड वेसल्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम आगे एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का फॉर्मेशन करना है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ सेल्स बने होंगे तब जाके टिश्यू का अपना फॉर्मेशन हुआ, और एक टिश्यू का सिमिलर शेप और फंक्शन होता है और सब मिलके फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखिए क्या है प्लांट टिश्यू। प्लांट की बॉडी में भी टिश्यू होते हैं और ह्यूमन की बॉडी में टिश्यू होते हैं। तो हमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। देखो प्लांट टिश्यू क्या है। Plant tissue divided into two types, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue क्या होते हैं? Dividing tissue. Meristematic tissue is also known as dividing tissue. ऐसे cells, ऐसे टिश्यू जो डिवीजन की पावर जिनमें प्रेजेंट होती है, और परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवीजन की पावर जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के टिश्यू में डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं या जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो सेम टाइप के सेल से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप के सेल से बने होंगे, वो है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइड हो जाते हैं। जाइलम में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। अब डिफरेंट टाइप की सेल से बनी हुई है ना, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स का नाम है। यहाँ पे टिश्यू एक है लेकिन ये डिफरेंट टाइप के सेल है, ये टिश्यू है लेकिन सेल भी सेम है, तो इनके कोई टाइप्स नहीं है सेल के। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम जो है वो है सीव ट्यूब या एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, और जिनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो अब देखो हमें स्टार्ट करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो ये प्लांट टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट है जो हमें इसमें पढ़ना है। इसको आप बना सकते हैं चार्ट को। अब देखो, अब भी हमने बोला कि प्लांट्स की बॉडी में भी टिश्यू होते हैं और एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन भी टिश्यू से होता है, पर डिफरेंट टिश्यू कैसे हैं? टिश्यू तो बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल से ही बन रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो होता क्या है, क्वेश्चन है व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। पहला पॉइंट होगा मूवमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? मूवमेंट का। जो प्लांट्स हैं उनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट एनिमल की बॉडी में मूवमेंट प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस जो मूवमेंट नहीं करते। आगे देखो दूसरा किसके किसके बेस पे ये डिफरेंट है? सेल वॉल के बेस पे। प्लांट की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है। लेकिन एनिमल की बॉडी में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए जो एनिमल्स की जो सेल्स होती है वो अपने शेप को चेंज करती हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे सेल वॉल होने की वजह से रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये इसको ना तो मूव करने में हेल्प कर रहा है और ना ही इसको फ्लेक्सिबल होने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखो न्यूट्रिशन। प्लांट्स
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो खुद से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं। लेकिन एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट या अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेस से फूड ले रहे हैं। अब चौथा पॉइंट है उनके ग्रोथ के बेस पे अलग अलग है। देखो प्लांट टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू में स्पेशल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, जहां पे सिर्फ ग्रोथ होती है, ठीक है, या फिर उन्हीं टिश्यू में ग्रोथ प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू में ऐसा कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते जो सिर्फ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। दूसरा देखो सेफ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी किस में देखेंगे आप, प्लांट टिश्यू में देखेंगे या एनिमल टिश्यू में देखेंगे। जो प्लांट टिश्यू है उसमें सेल वॉल है, सेल वॉल होने की वजह से उसमें फ्लैक्सिबिलिटी लिमिटेड होगी या फिर एब्सेंट होगी। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है तो इसलिए इसमें फ्लैक्सिबिलिटी हाई देखने को मिलती है। और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेना। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट या फर्स्ट हम प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने क्या बोला, डिवाइडिंग टिश्यू बोला, ठीक है, जो डिवाइड करते रहती हैं या फिर जो ग्रोथ करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यू। ग्रोथ टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू। अब देखो 3 टाइप्स के थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट टिप एंड शूट टिप में। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या करेगा, इसे रूट टिप एंड शूट टिप की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो यहां पे आप डायग्राम देखेंगे एक प्लांट टिश्यू का, पहले ये वाला डायग्राम, ये प्लांट टिश्यू है जिसमें तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहां देखने को मिल रहा है, एपिकल मेरिस्टेम मिल रहा है शूट टिप एंड रूट टिप में देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, इनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। नेक्स्ट देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होगा, ये लीफ के बेस में होगा। देखो ये है लीफ, इस लीफ के बेस में प्रेजेंट होते हैं नोड। इन नोड के ही पास में प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करने में हेल्प करेगा प्लांट की बॉडी में। तीसरा टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ है, प्लांट में आप देखो ये बार्क होगी बाहर से, इस बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है लेटरल मेरिस्टेम। और ये किस में हेल्प करता है, ये प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, मतलब उसकी चौड़ाई बनाने में हेल्प करेगा, इसकी गर्थ को इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों टाइप के मेरिस्टेम से हैं जो प्लांट की बॉडी में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक रूट टिप एंड शूट टिप की ग्रोथ कर रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कर रहा है और ये गर्थ को इंक्रीज कर रहा है। तो हमें एपिकल मेरिस्टेम से पढ़ना है पहले। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू प्लांट ग्रो इन लेंथ, कैसे बढ़ते हैं प्लांट, ग्रो लेंथ में कैसे ग्रो होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। प्लांट है, plants have growth zones at the tip of their root and shoots, ठीक है, these regions are called apical meristem। अब इस एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या एक्सपेरिमेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, क्या करा,
2 अनियन के बल्ब लिए, 2 जार को वाटर से फिल कर दिया और इन दोनों अनियन की बल्ब को उन जार के ऊपर रख दिया। अब देखो क्या हुआ, वाटर में है ये, कुछ टाइम के बाद इनमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप है, रूट टिप दोनों में होता है। तो यहाँ पे रूट्स में आप देख पा रहे हैं, तो ये इसमें रूट्स निकल रही है, पूरा यहां तक गई है और इसमें भी रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, जब ये रूट्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो जो बी वाला जार है उसकी यहां से रूट्स को कट कर देते हैं, यहां से क्या कर देंगे, रूट्स को कट कर देंगे, इतना पोर्शन कट कर देंगे और लेकिन ए वाली रूट्स को यहीं तक रहने देंगे, उनमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे या फिर कुछ भी हम उसको कट नहीं करेंगे। तो होगा क्या कि जो ए वाला जार है उसमें तो लगातार रूट्स बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि उसमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, उसको कट नहीं किया गया है। लेकिन बी वाले जार में एपिकल मेरिस्टेम कट हो जाने की वजह से रूट्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट ये बताना चाह रहा है हमें कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट में रूट टिप एंड शूट टिप की ग्रोथ करता है। अगर एपिकल मेरिस्टेम को कट कर देंगे तो रूट टिप एंड शूट टिप की ग्रोथ बंद हो जाएगी या वो ग्रो करना बंद हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, टेक 2 ग्लास जार और and fill them with water. Now take 2 onion bulb and place 1 in each jar. ये इस तरीके से, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा आपको समझा दिया है। तो अब यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम, ये वाला। तो क्या बोल रहा है देखो, द एक्सपेरिमेंट विथ अनियन बल्ब सो दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स, है ना। तो रूट्स जो कहां से ग्रो हो रही हैं, उनके टिप से ग्रो हो रही हैं। ये When tips are cut, जब इन टिप्स को बी वाले जार में जब उसकी रूट्स को कट कर दे रहे हैं, उनकी टिप्स, रूट्स की टिप को, तो ये ग्रो करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस कंफर्म दैट एपिकल मेरिस्टेम्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को कंटेन करती है और जो रूट टिप एंड शूट टिप की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ये है एपिकल मेरिस्टेम। अब आगे देखो दूसरा टाइप का मेरिस्टेम हम पढ़ते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जो गर्थ को इंक्रीज करते हैं। यहां पे आप देखो एक डायग्राम देखते हैं हम इसमें, ये वाला आप देख रहे हैं, ये प्लांट की गर्थ काफी इंक्रीज हो चुकी है। किसकी वजह से हो पाई होगी, लेटरल मेरिस्टेम से। कैसे पता करेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम ने ही ग्रोथ करा यहाँ पे? तो देखो हुआ क्या, प्लांट में जब लेटरल मेरिस्टेम ग्रोथ करता है ना, उसके स्टेम में, डाइकॉट प्लांट्स में रिंग्स बन जाते हैं। अब ये रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, 1 ईयर में क्या करेंगे, एक रिंग बनेगा, मीन्स 1 साल में एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। इन रिंग्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि ये प्लांट कितना साल पुराना है, या इसकी गर्थ ने, इसका जो लेटरल मेरिस्टेम है उसने कितना ग्रोथ कंप्लीट करा, ये हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, लेटरल मेरिस्टेम में क्या होते हैं, इस तरीके से रिंग्स हैं, और रिंग्स कैसे बढ़ते हैं, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अंदर वाला बना होगा, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर। इस तरीके से जो लास्ट रिंग आपको दिख रही है, ये ट्री बार्क के जस्ट पास में। ठीक है, इन रिंग्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हुआ और इसकी गर्थ को इंक्रीज करा है। तो पॉइंट्स देखो क्या लिखे हैं, क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ, तो आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम्स। तो देखो, द स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, वुडी वाले प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स बहुत ज्यादा गर्थ को इंक्रीज हम उनमें देख सकते हैं। ठीक है,
इंक्रीज इन डायमीटर ओवर टाइम, दिस इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इनमें क्या बन जाते हैं? रिंग्स, और रिंग ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन द स्टेम्स। These cells divide and produce new cells inward and outwards। तो क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ रिंग्स बनना शुरू होती हैं और एक साल में एक रिंग बन पाती है। तो इंक्रीजिंग डायमीटर, annual growth rings visible in a cut the trunk of the formed by the lateral meristem actively। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें रिंग्स कहाँ दिख रहे हैं? जब हम उनकी स्टेम्स को कट करेंगे तो उस स्टेम में बहुत सारी रिंग्स को देख के पता कर सकते हैं हम। ठीक है, बाय काउंटिंग दीज रिंग्स साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री। तो इन रिंग्स को ही हम काउंट करके बता सकते हैं कि इस ट्री की कितनी एज है या कितना साल ये पुराना है। तो इस तरीके से ये कंफर्म होता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और गर्थ को हम आसानी से देख भी सकते हैं जब उस प्लांट को हम कट करें। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप का डिवाइडिंग टिश्यू, इंटरकैलर टिश्यू। ये क्या करता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। अगर हम प्लांट्स कोई प्लांट है उसकी टिप को अगर हम कट कर दें फिर भी वो ग्रो करे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा क्यों? इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लांट, इस प्लांट को क्या करेंगे हम, यहाँ से ये बढ़ रहा है, इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो इसकी हाइट को बढ़ाते जा रहा है, टिप को इंक्रीज करते जा रहा है, और इसका जो लेटरल मेरिस्टेम है इसकी गर्थ को इंक्रीज करेगा। और इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी यहाँ प्रेजेंट होता है। अब बताया था लीफ के बेस में नोड होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और इस नोड और इस नोड के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अगर इस प्लांट को हम यहां से कट कर दें, इस प्लांट को हम यहां से कट कर दें तो क्या होगा? प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करना बंद कर देगा, लेकिन कौन सा मेरिस्टेम ग्रो करेगा? इसका इंटरकैलरी। क्या होगा? यहाँ पे जो नोड आपको दिख रहे हैं ना, यहां से नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगा कि अब तो टिप तो कट चुकी है, अब क्या होगा? इन नोड से नई नई ब्रांचेस आएंगी, और नई नई ब्रांचेस क्या कर देगा? इस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और यहाँ पे काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या लिखे हैं पॉइंट्स देखो। When the tip of young stem is cut, टिप को हम कट कर दें, स्टेम ग्रोइंग इन द लेंथ, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होना बंद करे क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कट चुका है। बट न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स, पर इन नोड से नई नई ब्रांचेस बनने लग जाएंगे। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? इंटरकैलरी, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? इनके बेस पे प्रेजेंट है, इस नोड के बेस पे प्रेजेंट है। तो अब देखो, अब ये कैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कहाँ पे देखेंगे? जो ग्रासेस है वो बार बार जानवरों के खाने के बाद क्यों ग्रो हो जाती है? क्योंकि जानवर पूरा प्लांट्स को नहीं खाते, ग्रासेस में भी नोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर उसमें वो एपिकल मेरिस्टेम्स को खा लेगा, पर उसका अगर नोड उसमें प्रेजेंट है तो वहां से नई नई ब्रांचेस आएंगी, फिर से उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल इसी की वजह से हो पाता है। दूसरा, जो हेजेस वाले प्लांट्स होते हैं वो कट करने के बाद फिर से भूसी कैसे बन जाते हैं? यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, अगर हम जो हेजेस वाले प्लांट्स हैं उनको हम कट ना करें तो वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम को कट कर देंगे वो तो बंद हो जाएगा ग्रो करना, लेकिन इंटरकैलरी तो ग्रो करेगा ही, तो वो साइड नोड से ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगा, और वो कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? उन हेजेस वाले प्लांट्स का बूसी स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे नोड देखें, क्या है?
पॉइंट, ऐसा पॉइंट स्टेम में जहां से नए नए ब्रांचेस अराइज होते हैं, लीफ अराइज होते हैं। इंटरनोड क्या होते हैं? दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है इंटरनोड, और इंटरकैलरी नोड के बेस से प्रेजेंट होगा। तो ये हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे हम पढ़ लिए, क्या क्या कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे कैसे प्लांट की ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ फीचर्स हमें पढ़ने हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज ग्रोइंग टिश्यू, समझ ही चुके हैं आप। साइज में क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। सेल वॉल इनकी थिन होगी ताकि आसानी से डिवाइड कर पाए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि डिवीजन की पावर तो न्यूक्लियस में ही होती है। साइटोप्लाज्म डेंस होगा और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होंगे ताकि ये इसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर पाए, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर पाए। और इसमें वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं। आपने देखा सेल वाले टॉपिक पे, एक सेंटर में एक लार्ज साइज का स्पेस था, लार्ज साइज का एक सेल ऑर्गेनल था जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल, वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर वैक्यूल हो जाएगा तो डिवाइड नहीं कर पाएंगी सेल, क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा उनको डिवाइड करने का। दूसरा देखो, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलता, मींस इनके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से ये बहुत ही तेजी से डिवाइड करती हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। अब देखो, दूसरा टाइप का टिश्यू में पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। अब इस परमानेंट टिश्यू को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। होता क्या है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू, बट परमानेंट टिश्यू इज आल्सो नोन एज नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब इन और इनमें क्या फर्क है? देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते जा रहे हैं, उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू आप डिवाइड नहीं करेंगे। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो डिवाइड करेंगे पर कुछ नहीं करेंगे। अब जो डिवाइड नहीं करेंगे वो क्या होगा, उनके बॉडी में या उन टिश्यू में उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, पर्टिकुलर शेप बन जाएगा और अपना पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे कभी, पर अब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। या ऐसे टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपने डिवीजन की पावर को लूज कर जाते हैं, तो उन टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यहां पे देखो क्या हुआ, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एडेड न्यू सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? लगातार नए 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 सेल्स बनाते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ करते रहते हैं। अब देखो, सम न्यूली फॉर्म्ड सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक, कुछ तो जो नई सेल बनी हुई मेरिस्टेमेटिक ही रहती हैं, पर कुछ लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, कुछ उन्हीं में से डिवीजन की पावर को लूज कर जाती है। दीज सेल्स अंडरगो चेंजेस, और इन अब जो डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा है उनमें, उन सेल में कुछ कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू होगा? वो पर्टिकुलर शेप एंड साइज ले लेंगे और एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? इन टिश्यू को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, और जो क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। ठीक है, अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये कैसे बनते? देखो, मान लो यहां पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये मान लो प्लांट का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो खुद है डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसका शेप है।
ऐसे ही बहुत सारे बने, ऐसे ही बहुत सारे हैं जो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी बने, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पर इनमें से मान लो ये दो सेल तो अभी भी लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, ये लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, पर इस टिश्यू का मन नहीं है अब डिवाइड करने का। ये क्या करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। अब ये अभी तक जो ये ऐसा शेप था, अब हो सकता है इसने अपना शेप चेंज कर लिया हो, ये कुछ ऐसा शेप बना लिया हो, कुछ ऐसा शेप बना लिया हो, या फिर इसने कुछ ऐसा शेप बना लिया हो। ठीक है, ये डिवाइड करते जा रहे हैं, इनका मन नहीं किया डिवाइड करने का और इनने ऐसा अपने आप में इस तरीके से चेंजेस कर लिया। अब क्या होंगे, इन टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, इन टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ऐसी प्रोसेस जो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करती है, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। आप डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पॉइंट्स हमने लिखे भी हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो सेम टाइप के सेल से बने होंगे उन्हें हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन ऐसे टिश्यू जो दो से ज्यादा या फिर डिफरेंट टाइप के सेल से बने होंगे उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे स्टार्टिंग में जब हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम की सेल्स हमने देखी थी, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हुए और इस तरीके से परमानेंट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे देखो, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो, सबसे पहला टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज ऑल्सो नोन एज फूड स्टोरेज टिश्यू। मतलब ये टिश्यू क्या करेगी, अब फूड को स्टोर करने का काम करेगी। इसे हम बोलेंगे फूड स्टोरेज टिश्यू। अब देखो क्या होती है पैरेन्काइमा टिश्यू, सपोज प्लांट्स एंड स्टोर फूड। ये क्या करती है, प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। और फूड को कहाँ स्टोर करेंगे, रूट्स में, लीफ में, स्टेम्स में। दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। और क्या होते देखो, द सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट वेरी स्पेशलाइज। बहुत ही सिंपल से होते हैं, कोई इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है। दीज सेल्स हैव थिन वॉल्स, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है। किससे बनी होगी, अगर थिन है तो सेल्यूलोज से बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन सेल्यूलोज से बनी होती है और अलाइव होती है, मतलब वो हमेशा वो लिविंग सेल्स है। मतलब ये जो पैरेन्काइमा है ये इनकी सारी सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। दे हैव लार्ज गैप बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। अब क्या है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल रहा है, इंटर सेलुलर स्पेस। आगे आपने देखा जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना, इनमें कोई स्पेसेस देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि वहां पे डिवाइड नहीं कर पाते। पर जब इनका डिवाइड करने का मन नहीं किया सपोज, तो ये क्या करने लग गए, अपने आप में गैप लेने लग गए।
मतलब अपने सेल्स के बीच में गैप लेने लग गए और इसकी वजह से परमानेंट पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो गए। इनमें गैप देखने को मिलता है और इनकी सेल्स क्या आती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ये दो टाइप के होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब देखो जो क्लोरेन्काइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और क्लोरोफिल क्या करेंगे, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखो एरेन्काइमा। एरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा एयर स्पेसेस प्रोवाइड करती है जो इस एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करेगी या फिर फ्लोट में बायोन्सी प्रोवाइड करेगी। तो ये है पैरेन्काइमा। अब आगे देखो नेक्स्ट टिश्यू कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मान लो एक प्लांट से एक ब्रांच टूटी, ठीक है, एक उस प्लांट में ही है, जो ब्रांच टूट के गिर गई है वो सूखी ब्रांच है और जो प्लांट की बॉडी में है अभी वो उस प्लांट की कच्ची वाली स्टेम है। तो होगा क्या, अगर जो कच्ची वाली स्टेम है प्लांट की बॉडी में जो अटैच्ड है, अगर हम उसको मोड़ेंगे तो वो आसानी से फोल्ड हो जाएगी, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। पर जो सूखी वाली स्टेम है उसको अगर हम मोड़ेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा एब्सेंट हो जाता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बेंडिंग अलाउ करता है। तो यहां पे देखो कोलेनकाइमा क्या कर रहा है, कोलेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड लीफ स्टॉक, ठीक है, बिलो द surface. They provide flexibility, allowing leaves and stem to bend without breaking. तो ये क्या करता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो आसानी से बेंड हो जाए और वो ब्रेक डाउन ना हो। These cells are alive. ये वाली सेल्स भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग होती हैं, पर इनकी जो सेल वॉल होती है वो पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थिक होती है। क्यों, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल है उसमें पैक्टिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है, पैक्टिन की थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थिक होती है, ठीक है। और इनमें अब पैक्टिन है तो वो स्पेसेस को भी कम कर देगा, तो जो दो सेल्स के बीच में गैप है मींस इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो भी कम हो जाएगा पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में, क्योंकि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल थी वो काफी थिन थी, पर कोलेनकाइमा की सेल वॉल में थिकनेस आ गई है पैक्टिन की, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस भी कम हो जाएगा और सेल वॉल भी थिक बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखो स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो क्या है, the hard husk of coconut is made up of sclerenchyma. जो कोकोनट के बाहर से जो हस्क होती है वो स्क्लेरेन्काइमा से ही बनी होती है, ठीक है। These tissue are found, और कहाँ होती है, स्टेम्स में होती है, वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड होती है और लीफ वेन्स में होती है और सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होती है। ये प्लांट्स को वहां पे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। अब ये हार्डनेस किसकी वजह से होगा, ये हार्डनेस जैसे कोलेनकाइमा उतना हार्ड नहीं था क्योंकि उसमें जो कॉर्नर में सेल वॉल में जो सब्सटेंस डिपॉजिट था वो पैक्टिन था, पर यहाँ पे सेल वॉल काफी थिक होंगे जिसकी वजह से ये हार्ड होगा, वो होगा लिग्निन। एक सब्सटेंस होगा जो इसके बाहर से इसको थिकनेस प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, उसे हम बोलते हैं लिग्निन, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल होती ना वो डेड होती, अभी तक हमने पैरेन्काइमा देखा वो उसकी सेल्स लिविंग थी, कोलेनकाइमा उनकी सेल्स भी लिविंग थी, लेकिन पैरेन्काइमा की सेल्स क्या होंगी, डेड होंगी, ठीक है। और इनमें अब अगर लिग्निन है काफी
सेल्स में बाहर से काफी थिक बना दी गई हैं, तो इनमें जो दो सेल्स के बीच का गैप होगा वो आप कंप्लीटली एब्सेंट होगा, क्योंकि लिग्निन की वजह से कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से स्कलेनकाइमा भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पे। देखो लोकेशन कहाँ है पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, और स्टोर कहाँ होता है फूड, प्लांट की रूट में, स्टेम्स में, लीफ में, उनके ये टिश्यू के पार्ट में प्रेजेंट होगा। कोलनकाइमा कहाँ होता है, कोलनकाइमा तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये कहाँ होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, और जहाँ स्टेम से जो लीफ से जो एक स्टॉक अटैच्ड होती है उसको लीफ पैटियोल हम उसको बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। स्कलेनकाइमा वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, सीड कोट के अराउंड, और हस्क ऑफ कोकोनट, ये तो हमने एग्जाम पढ़ा था। सेल वॉल किससे होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बहुत ही थिन होती है, ये इसके कंपैरिजन में थिक होगी क्योंकि ये किसका डिपोजिशन है सेलुलोज के बाहर, पैक्टिन का। यहाँ पे काफी थिक होंगे क्योंकि इसमें क्या होगी, लिग्निन की सेल वॉल होगी। लिग्निन काफी हार्ड होता है, काफी थिक होता है। लिविंग या नॉन लिविंग, देखो जो पैरेन्काइमा है लिविंग सेल्स, कोलनकाइमा लिविंग सेल, और स्कलेनकाइमा क्या होती है, नॉन लिविंग से। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में काफी देखने को मिलेगा क्योंकि सेल वॉल काफी थिन थी, ये थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में ज्यादा थी, तो हम क्या बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस में इनके कंपैरिजन में कम है देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है। काम क्या होगा इसका, फूड को स्टोर करना होगा, और क्लोरेनकाइमा में ये फोटोसिंथेसिस करता है, और एरेनकाइमा में ये एक्वाटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कोलनकाइमा क्या करता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बेंडिंग अलाउ करता है, और ये स्कलेनकाइमा प्लांट्स में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैक्यूल देखो पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा, पर जैसे जैसे कोलनकाइमा की तरफ जाएंगे तो कोलनकाइमा में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही कम, मतलब हम इसमें बोलेंगे वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल एब्सेंट वैक्यूल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों दो क्या है, लिविंग सेल है, और ये नॉन लिविंग सेल है, तो नॉन लिविंग सेल में वैक्यूल का कोई रोल नहीं होगा। और इस तरीके से प्लांट्स के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं।